Bismillahirrahmanirrahim. Students, today's topic from chapter number 15 is mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन में हमने बताना है कि जो चेंजिंग करंट है, अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं और साथ ही दूसरा कॉइल बिल्कुल उसके करीब प्लेस्ड है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। और वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुई इसको जानते हैं। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही कंसेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने क्या करना है, थोड़ी चेंजिंग करेंगे इसके जो अपरेटस में है। दैट इज़ कि इसमें हम क्या करेंगे कि हमने परमानेंट जो है वो मैग्नेट नहीं लेना है। हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं कर रहे। इसके अंदर हम दो कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है, एक को प्राइमरी कॉइल का और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल का। तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, बेसिकली जब हम प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करते हैं तो असल में उसकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फ्लक्स चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। साथ ही हमने वेरी क्लोजली टू द प्राइमरी कॉइल हमने एक और कॉइल सेकेंडरी कॉइल प्लेस किया होता है जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वो शो करता है उस पर करंट की एग्जिस्टेंस को। तो वो जो सेकेंडरी कॉइल है वो वहाँ पर इंड्यूस होती है ईएमएफ और इंड्यूस होता है करंट। इस फिनोमिना को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल कुछ इस तरह से प्लेस होंगे कि ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को हमने स्विच के साथ और स्विच को बैटरी के साथ और बैटरी को रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और रियोस्टेट हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकें, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगी। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है। बेसिकली प्राइमरी कॉइल हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके साथ बैटरी सोर्स कनेक्टेड होती है। सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये सिंपल कॉइल को हमने अटैच किया हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर एग्जिस्टेंस ऑफ इंड्यूस करंट को जो है वो वहाँ पर शो करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड दी प्राइमरी। और सेकेंडरी में हमारे पास बैटरी या सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है, ये सिंपल एक कॉइल है जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया जाता है। अगर हम ये बात करते हैं कि जो प्राइमरी करंट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर बैटरी का सोर्स स्विच क्लोज कर दिया और इसमें पूरे के सर्किट में मिनिमम से यानी 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक करंट फ्लो कर रहा है और मैक्सिमम के बाद उसमें वेरिएशन नहीं आ रही, करंट जो है प्राइमरी करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया है। तो इसका मतलब है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, क्योंकि चेंजिंग इन फ्लक्स जो है पर यूनिट टाइम वो 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये वाला फैक्टर कांस्टेंट होता है आईपी के कांस्टेंट होने की वजह से, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल में वो भी 0 होगी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड करंट हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें जो प्राइमरी कॉइल का करंट है उसको वेरी करना पड़ेगा। वो वेरी होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो 0 नहीं होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। अब इस फिनोमिना को पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम करंट की डायरेक्शन को जो है वो नहीं फोकस कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को एज सच जो है वो हमने नहीं प्रोमिनेंट किया है। दो जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ होगी बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो यहाँ पर होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो डायरेक्शन जो है और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट इज़ अपवर्ड होगी, और अगर यहाँ डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो डाउनवर्ड होगी। इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन हम कैसे लेंगे। फ़िलहाल हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो मैथमेटिकली प्रूव करना है कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होती है। हम यहाँ पर जैसे कि पहले बताया कि ये बिल्कुल वही फिनोमिना जो कि हम फैराडेज लॉ में पढ़ के आए हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी बेसिकली उस पर ही बेस करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो डिफरेंट कॉइल्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर हमने परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया था। अच्छा जी, इसमें हमने क्योंकि दो कॉइल्स ले रहे हैं तो उसमें हम एक प्राइमरी कॉइल है एक सेकेंडरी कॉइल है, तो सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्कस करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में हो रही है जो कि हमने बिल्कुल क्लोज उसके प्लेस किया हुआ है, तो सेकेंडरी कॉइल में हम सबस्क्रिप्ट में सब में जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में जो चेंज आ रहा है उसको हमने सबस्क्रिप्ट एस से डिनोट कर दिया है। और ये फैराडेज लॉ है E इज़ इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सबके साथ हमने एस लगाया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दी
एस कॉयल यानी सेकेंडरी कॉयल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सपोज इट्स इक्वेशन नंबर 1। और अगर यहाँ पर आप देखें कि सेकेंड इक्वेशन में मैंने डेल्टा को बाहर कॉमन ले लिया है। n क्या है? n इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉयल। यहाँ पर आपको एक नहीं 2 3 4 5 n नंबर ऑफ कॉइल्स नज़र आ रहे हैं। तो n नंबर ऑफ कॉइल्स सेकेंडरी के लिए हमने यहाँ पर इसको डिनोट किया n से। अगर ये एक होता तो हम 1 लगाते, 2 होते तो 2 3 4, लेकिन यहाँ n नंबर ऑफ कॉइल्स को हम ले रहे हैं, सो n के साथ हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने डेल बाहर कॉमन ले लिया, यानी चेंज जो है उसको बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर की तरफ मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है ns phi s ओवर डेल्टा टी। क्योंकि जो ns है वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, और जब भी मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो ये डेल हमेशा जाके अटैच होगा फाई के साथ, क्योंकि चेंज किस में आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। हमारे इस गिवन एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस में जो चेंज आ रहा है वो फ्लक्स में आ रहा है। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये अपनी मैथमेटिकल थोड़ी सी वैल्यूएशन करने के लिए हमने क्या किया है? डेल को बाहर कॉमन ले लिया है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये नेचुरली डेल्टा है ये फाई के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हमारे यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, दिस इज सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या बात करते हैं कि फ्लक्स हम लेते हैं थ्रू 1 टर्न ऑफ द कॉइल। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल। यानी कहने का मकसद ये है कि जैसे ही आप करंट को इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इंक्रीज़ करता है। अगर आप इस करंट को ज़ीरो कर देंगे तो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जैसे ही आप इस करंट को इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, यानी जिसको फ्लक्स कह रहे हैं, वो सेकेंडरी कॉइल में क्या करेंगी? इंक्रीज़ करेंगी। सो रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स एंड करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना करंट बढ़ाएंगे उतना ही फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज़ होगा। और आप करंट किस में इंक्रीज़ कर रहे हैं? प्राइमरी कॉइल में। करंट का ताल्लुक प्राइमरी कॉइल से। जब आप प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ होंगी, और उसका इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में एज जो है वो फ्लक्स के तौर पे आएगा। फ्लक्स इंक्रीज़ यानी इसमें आप करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ देखें, अगर 1 नंबर ऑफ टर्न होगा, जिसको हम यहाँ से ऐसे शो करते हैं, 1 नंबर ऑफ टर्न होगा, तो जो फ्लक्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ns जिसको हमने पहले जिक्र किया, सेकेंडरी कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो आप यहाँ पर ns से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। अब यहाँ पर कांस्टेंट को हम चेंज करेंगे उसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। सो ns phi s इज इक्वल टू m इंटू आई पी वैसे ही आ जाएगा। m क्या है? दिस m इज़ कॉल्ड दी म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर हम यहाँ पर इंडक्टेंस है, ये जो फिनोमिना है दैट इज़ कॉल्ड दी इंडक्शन, और ये जो टर्म निकली है m, दिस कैपिटल M इज़ कॉल्ड दी म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लेटर ऑन डिफाइन भी करते हैं, और ये इक्वल किसके है? ns phi s। अगर ये आई पी नीचे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करते दैट इज़ आई पी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली इस चीज़ के इक्वल आएगी। दिस m इज़ कॉल्ड दी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली जो इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें ns phi s को हमने इक्वल किया है दैट इज़ m i p के, तो हमने इस इक्वेशन 3 को जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, ये ns phi s, इस जगह पर हमने क्या कर देना है? इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिप्लेस किया है इसको, तो EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, सेम वही टर्म, ब्लू टर्म्स पहले वाली हैं ऑलरेडी जो हम लोगों ने लिखी है। जो चेंज आया वो मैंने रेड से यहाँ रिप्लेस किया है। जहाँ ns phi s था उसकी जगह मैंने आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है? MIP। यहाँ से अगेन आप इसको ओपन करेंगे तो m जैसे कि पहले बताया ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो डेल है चेंज आएगा वो है चेंज इन करंट में आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली किसके साथ अटैच हो जाएगा? डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि चेंज जो है वो करंट में आ रहा है। m इज़ अगेन कांस्टेंट जिसको हम पहले बता के आए हैं, दिस इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट इज़ कांस्टेंट। सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 जो आपके पास आई है, ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 5 क्या बताती है कि इंड्यूस्ड ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉयल। कि जैसे ही प्राइमरी कॉयल में टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम आगे पास करता जा रहा है, टाइम के साथ साथ प्राइमरी करंट जो है वो चेंज हो रहा है, वैसे ही सेकेंडरी कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है।
सो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ये इंड्यूस्ड हो रही है सेकेंडरी कॉइल में आफ्टर द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और ये इंड्यूस होने के बाद अपने ही कॉज को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। यानी इंड्यूस्ड होके इसकी जो डायरेक्शन होगी ये जो प्राइमरी करंट है इसको बिल्कुल क्या करेगी? अपोज करेगी। सो नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे मैंने पहले किया था कि हम इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 5 से m को हम इस तरफ रहने देते हैं और बाकी टर्म को इधर जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। सो m इज़ इक्वल टू, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 मैंने बनाई है, ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। यहाँ पर माइनस साइन को हमने जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ले रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। सो हमने नेगेटिव साइन को कंसिडर ही नहीं करना है, इट इज़ ओनली दी स्केलर वैल्यू। तो हमें स्केलर पे नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं होती। माइनस साइन बेसिकली हमें बताता है दैट इज़ द डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। So it is the ratio of induced EMF in secondary coil to the rate of change of current in the primary coil. So this is called the mutual inductance. ये आपको ये रेशो बता रहा है कि कितना जो है वो induced EMF आ रही है, कितना आप rate of change of current कर रहे हैं in primary coil, तो ये आपको उसकी रेशो बता रही है। यानी बेसिकली आउटपुट ओवर इनपुट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द रेशो। सो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो यूनिट निकलते हैं, क्योंकि EMF के यूनिट्स होते हैं वोल्ट और करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर्स, और पर यूनिट टाइम के यूनिट्स हैं पर यूनिट सेकंड। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज़ इक्वल टू हेनरी। इट इज़ 1 हेनरी किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये बेस यूनिट्स एंड अगेन इट इज़ द ड्राइव्ड यूनिट। अगर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर की बात करें दैट इज़ इक्वल टू 1 हेनरी। अब जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। नंबर 1 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतने ही EMF इंड्यूस्ड EMF जो है वो ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल जो आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी के नंबर नज़र आ रहे हैं, ये जितना बड़ा होगा उतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो अगेन क्लोजनेस ऑफ द कोयल्स, ये जितने एक दूसरे के करीब होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा चेंज होगा, EMF ज़्यादा इंड्यूस होगी। सेकंड, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यानी ये जो वायर है जिस मटेरियल के ऊपर बाइंड किया होता है, बेसिकली हम यहाँ पर मटेरियल आता है जिसको हम आयरन कहते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो प्लेस करते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो अंडर द इन्फ्लुएंस अगर मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो वो खुद भी एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे। सो ये कोर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एंड नेक्स्ट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल मतलब आपने इसको कैसे प्लेस किया। जैसे इस तरह प्लेस किया हुआ है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगे। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं करेंगी और इंड्यूस EMF सेकेंडरी कॉइल में नहीं होगा। So this is all about the mutual induction. Thank you.